आज हम लोग बायोलॉजी ह्यूमन ग्लैंड का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, कल हम लोग ह्यूमन ग्लैंड के बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा डिटेल्स में पढ़े। पीनियल ग्रंथि पढ़ लिए, पीयूष ग्रंथि पढ़ लिए, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिए, थर्ड आई किसको कहा जाता है ये पढ़ लिए। आज जो है हम लोग थायराइड ग्लैंड से अध्ययन करना शुरू करेंगे, थायराइड ग्रंथि से अध्ययन करना शुरू करेंगे। ओके, देखिए स्क्रीन पर आ चुका है थायराइड ग्लैंड। इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहा जाता है। अवटु ग्रंथि यह सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि या हिंदी में अवटु ग्रंथि। ये कहाँ पर स्थित है? देखिए फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है। ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहता है। श्वास नली, मान लीजिए ये हम यहाँ पर दे दिए, ये श्वास नली है, तो ये दोनों ओर स्थित है यहाँ पर, है ना। ये थायराइड ग्रंथि है, तो श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहता है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पहले ये देख लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, क्या काम करता है। ये तो पहला है, यह मनुष्य के सभी उपाचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। पेस मेकर ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। क्यों कहा जाता है? तो उपाचयी क्रिया यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है ना। मेटाबॉलिज्म अगर आपका सही है, यानी कि आप स्वस्थ हैं, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समान अर्थ इस तरह से समझिए कि हमारे शरीर के सारे सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं। जितना हमारे शरीर में सिस्टम है वो अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो क्या कहेंगे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा है। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हम पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, दूसरा जो है यह हृदय स्पंदन की दर को प्रभावित कर, हृदय स्पंदन की दर को प्रभावित कर शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर में हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करता है, साथ में आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी नियंत्रित करता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन है जो हार्ट बीटिंग के दर को नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर है? तो ये दो काम हम लोग समझ गए। अब आइए जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है और जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है ये तो देख लिए। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये दो प्रकार का होता है, T3 एंड T4। T3 एंड T4। ठीक है, ये T3 T4 को नियंत्रित करता, हम लोग पढ़ चुके हैं पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है TSH, जिसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो है ये T3 एंड T4 दो प्रकार का थायरॉक्सिन हार्मोन है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो TSH। ठीक है, ये T3 और ये T4 जो है यही जो है आपका थायराइड डिसऑर्डर, अगर इसकी संख्या कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो कहेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर हो गया, यानी कि थायराइड ग्रंथि आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। थायराइड डिसऑर्डर किसको कहा जाएगा? T3 और T4 हार्मोन्स की संख्या कम होना या ज़्यादा होना थायराइड डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर जो होगा उसमें क्या होता है, कैसे ये होगा कि थायराइड डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आपका थायराइड डिसऑर्डर में आपका पहले टेस्ट होता है, TSH का टेस्ट होता है। TSH अगर लेवल कम है
या ज़्यादा है तो फिर आपका थायराइड डिसऑर्डर कहलाएगा वो। और इसमें दो प्रकार का थायराइड डिसऑर्डर होगा, एक होगा हाइपोथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म, हाइपो मतलब कम, है ना। इसमें क्या होता है कि ये T3 और T4 जो थायरॉक्सिन है इसकी संख्या कम हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, है ना। हाइपोथायरिज्म क्या होगा, जिसका भी थायराइड रोग होता है, जिसका भी थायराइड रोग होता है, ये अधिकांशतः आज बहुत ज़्यादा फैल रहा है, खासकर महिलाओं में थायराइड रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये जानकारी रखना चाहिए, है ना। तो थायराइड रोग जो होगा तो ये आपका दो प्रकार का होगा, एक तो कम होगा या ज़्यादा होगा। कम होगा तो हाइपोथायरिज्म, है ना। हाइपोथायरिज्म क्या होगा, T3 और T4 का जो लेवल है वह कम हो जाएगा और TSH का लेवल बढ़ जाएगा। TSH का लेवल जैसे बढ़ेगा आपका T3 एंड T4 का लेवल कम हो जाएगा और उसको हाइपोथायरिज्म कहा जाएगा। जिसको हाइपोथायरिज्म होगा उसके शरीर का वजन बढ़ते जाएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, हमेशा शरीर का वजन बढ़ेगा, गले का आकार बढ़ जाएगा, उसको कहा जाएगा हाइपोथायरिज्म, ठीक है। और हाइपरथायरिज्म का क्या होगा कि T3 एंड T4 का जो है लेवल वह बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ेगा तो TSH का लेवल घट जाएगा, उल्टा काम करता है। TSH का लेवल जब घटा तो T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाएगा, इसको हाइपरथायरिज्म कहा जाएगा, ठीक है। हाइपरथायरिज्म में क्या होगा कि इसमें आपका उल्टा होता है। हाइपरथायरिज्म में क्या होगा कि वजन घटने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा, इसमें भी मांसपेशियों में दर्द होगा, ऐंठन होगा, ठीक है, सही दर्द होगा, कहीं बैठा हुआ है तो पैर हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बाल लगातार गिरते जा रहा है, वजन गिरते जा रहा है, तो ये हाइपरथायरिज्म में ध्यान में रखना है ना। हाइपर है लेकिन लक्षण उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का थायरिज्म होता है, थायरॉक्सिन T3 एंड T4, क्लियर है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ये डिजीज फैल रहा है और इसको रोकने का तो डॉक्टर जो है मतलब बहुत सारा इलाज बताता है और कई लोग जीवन भर इसका दवा खाते हैं। इसका मैं एक साधारण तरीका बता दूं जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक वेल विशर होने के नाते, है ना, बताना चाहूँगा कि अगर किसी को थायराइड हो गया है, कोई दवा मत खाइए, है ना। डॉक्टर के पास जाइएगा, दवा लिखेगा, दो तीन तरह का ऐसा डिजीज है जिसमें डॉक्टर कहता है कि जीवन भर दवा खाइए, जब तक जीवन है तब तक दवा खाइए, जैसे बीपी का, जैसे डायबिटिक का, जैसे थायराइड का, दवा जीवन भर खाते रह गए, जीवन आपका कम होता चला गया। सबसे आसान उपाय योग कीजिए, योग कीजिए, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। खासकर 2-3 योग जरूर कीजिए। आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका एंड भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम है। ये अगर किसी को थायराइड हो गया है, अगर वह 2 टाइम सुबह शाम 1 घंटा करता है तो 10 दिन के अंदर उसको परिणाम दिखाई देने लगे कि पहले क्या था अब क्या था, है ना। तो ये बहुत बड़ा ही बेहतर है। ऐसे भी देखिए आज के समय में हर एक व्यक्ति को, है ना, आज का क्या है कि जब व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तब वह योग करना, एक्सरसाइज करना, टहलना शुरू कर देता है। क्यों ना हम पहले से सजग हो जाए, क्यों ना हम पहले से एक्टिव होकर के योग करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो पहले से जो है ये करना चाहिए, इससे आपका शरीर बेहतर होगा, किसी प्रकार का डिजीज नहीं होगा। और ये थायराइड रोग जो है ये आज के समय का जो है बहुत ही मतलब तेजी से बढ़ता हुआ डिजीज है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि के बारे में हम लोग समझ में आ गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर फिगर में मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं इस फिगर को इनलार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के बगल में V आकार का, V शेप का, है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको
पिक्चर बना करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जैसे आपका गला है, ठीक है, तो गले में जो कंठ होता है ये भी आकार का कंठ है ना। कहते हैं ना कि 15-16 साल के बाद लड़की का कंठ आ गया, आवाज भारी हो गया, आवाज पहले बड़ा मीठा था अब भारी हो गया। इसका रीजन क्या है? ये जो है ये कंठ निकलना, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एडम्स एप्पल। ये थायराइड ग्रंथि में स्थित रहता है, ठीक है, बच्चे में नहीं होता। जब बच्चा आपका वयस्क होने लगता है ना, 15 साल 16 साल की एज में जाता है, तो उसका धीरे धीरे ये जो है ये एडम्स एप्पल का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बाहर वह दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बच्चा जवान हो गया, कंठ उसका निकल गया, आवाज भारी हो गया, ठीक है। ये केवल पुरुषों में होता है, ये केवल पुरुषों में होता है और यह इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आवाज में भारीपन आ जाता है और वह बच्चा जो है वह वयस्क बनने की ओर वयस्क एज में प्रवेश करता है, एडम्स एप्पल। क्लियर है? तो ये आपका पूरा थायराइड ग्रंथि के बारे में हम डिटेल्स चर्चा करें। थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में कम स्रावित होगा या ज़्यादा स्रावित होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी मात्रा में आयोडीन की मात्रा का सेवन, कितना आयोडीन लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यह हार्मोन शरीर में आयोडीन की मात्रा को निर्धारित करता है। आयोडीन कितना हम ग्रहण कर रहे हैं उसके अनुसार आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा और अगर आयोडीन ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो ज़्यादा सेक्रेशन होगा, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से जो है 4 प्रकार का सामान्य रोग होता है, 4 प्रकार का सामान्य रोग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए तीसरा जो ग्वाइटर है, ग्वाइटर जिसको घेघा रोग कहा जाता है ना। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है यानी कि गला फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि ग्वाइटर रोग होता है। ये पानी में अगर आयोडीन की मात्रा कम है तो वहाँ के लोगों को ग्वाइटर डिजीज होता है। जैसे कि आप हिमालयी क्षेत्र में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चले जाएंगे तो वहाँ ग्वाइटर डिजीज की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन की मात्रा कम है। ये सामान्य रोग है, किसी भी वर्ग में हो सकता है। दूसरा यहाँ क्रिटिनिज्म लिखा हुआ, क्रिटिनिज्म ये बच्चों में खासकर नवजात बच्ची में होता है। अगर गर्भवती माता जो है अगर गर्भवती माता जो है वह आयोडीन युक्त भोजन का सेवन नहीं की तो उसके बच्चे में यह डिजीज होता है ना, क्रिटिनिज्म नामक रोग उसके बच्चे में होगा। दूसरा है मिक्सिडीमा, वयस्कों में होगा। मिक्सिडीमा में जो है आयोडीन की कमी से शरीर फूल जाएगा, है ना, खून की कमी हो जाएगी और शरीर फूल जाएगा, उसको मिक्सिडीमा, ये ध्यान में रखेंगे। मिक्सिडीमा वयस्कों में, क्रिटिनिज्म बच्चों में, ग्वाइटर किसी भी वर्ग में, हाशिमीतो भी किसी भी वर्ग में होता है। ये जापान में देखा गया रोग पहली बार एक हाशिमीतो नामक व्यक्ति के शरीर में, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाशिमीतो। ये हाइपोसेक्रेशन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सेक्रेशन से ये 4 डिजीज होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा सेक्रेशन हुआ जो कि बहुत कम देखा जाता है तो एक्जोथैल्मिया होगा। एक्जोथैल्मिया नेत्र में होगा, नेत्र कोटर जो है, जो आई बॉल है वह थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। आई बॉल जो है वह हल्का बाहर या उभरा हुआ प्रतीत होता है, उसको एक्जोथैल्मिया रोग कहा जाता है। यह बीमारी दुर्लभ बीमारी है, रेयर डिजीज है, जो कि लाखों में किसी एक व्यक्ति में होगा और यह हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन का होगा, ठीक है, एक्जोथैल्मिया। दूसरा प्लूमर बीमारी, प्लूमर बीमारी बहुत कम होगा। ये शरीर के किसी हिस्से में बड़ा सा गांठ उत्पन्न हो जाएगा, सिर में बड़ा सा गांठ, है ना, पेट में गांठ, हाथ में गांठ, पैर में गांठ, है ना, इसको प्लूमर, ट्यूमर, ट्यूमर से प्लूमर बना, ट्यूमर से प्लूमर बना। तो ये हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण 2 डिजीज होगा, एक्जोथैल्मिया एंड प्लूमर डिजीज। क्लियर है? हाइपोसेक्रेशन से कमी से 4 डिजीज, क्रिटिनिज्म बच्चे में, मिक्सिडीमा वयस्कों में, ग्वाइटर किसी भी वर्ग में और हाशिमीतो भी किसी भी वर्ग में होगा। ये थायराइड ग्रंथि
शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ पर है? तो श्वास नली के पास स्थित है। अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ गया या घट गया, इसका मतलब क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ गया या घट गया। और इसमें क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन दो प्रकार का होगा, T3 एंड T4। ठीक है, T3 एंड T4। और ये दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है आपका थायराइड ग्लैंड। अब आइए थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है? तो यहाँ पर पहले हम एक फिगर बना करके आप लोगों को बता देते हैं, है ना। एक फिगर बना करके एक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का फिगर है ना। फिगर बनाया गया था। ये श्वास नली नीचे आइए, नीचे वक्ष गुहा है। वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी, जहाँ पर कि हृदय और फेफड़ा पाया जाता है। इसी वक्ष गुहा में आपका ये थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि। वक्ष गुहा में होता है थाइमस ग्रंथि। इससे थाइमोसिन नामक एक हार्मोन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थाइमोसिन नामक एक हार्मोन सेक्रेट करता है। किसे? थाइमस ग्लैंड। यह T4 लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। ठीक है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड, जो कि T4 लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जो लिम्फोसाइट, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो थाइमस ग्रंथि। ठीक है, यह वृद्ध व्यक्ति में कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। कि कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि वृद्ध व्यक्ति में कम हो जाएगा या किसी वृद्ध व्यक्ति में खत्म हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन सेक्रेट कर रहा है? तो थाइमस ग्लैंड सेक्रेट करता है। कहाँ पर है? तो थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा में ये स्थित है। यह कौन सा हार्मोन सेक्रेट कर रहा है? थाइमोसिन हार्मोन। काम क्या कर रहा है? तो यह T4 लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। T4 लिम्फोसाइट। क्लियर है? तो ये थाइमस ग्रंथि बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो बच्चों में, वयस्कों में पाया जाएगा, लेकिन वृद्ध व्यक्ति में या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसके कारण वृद्ध व्यक्ति का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसका मेन कारण क्या जान गए कि थाइमोसिन जो लिम्फोसाइट का निर्माण करता था, अब कम कर रहा है या जो है वह खत्म हो गया, बंद हो गया है। ठीक है, तो ये थाइमस ग्रंथि है। ओके, उसके बाद देखिए पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि के नीचे पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। इसका हिंदी नाम पराअवटु ग्रंथि, पराअवटु ग्रंथि इसको कहा जाता है। यह एकमात्र इंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रण के बाहर काम करता है। हम लोग चर्चा किए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि अपने कार्यों को नियंत्रित करने के साथ साथ अन्य ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के नियंत्रण के बाहर काम करता है? तो वह है पैराथायराइड ग्रंथि। कहाँ पर है? तो थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे। यह हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है। इससे दो हार्मोन सेक्रेट करता है, पैराथार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पैराथार्मोन और कैल्सीटिनोन। पैराथार्मोन, कैल्सीटिनोन। ठीक है, ये दो हार्मोन काम क्या कर रहा है? शरीर में फास्फोरस और कैल्शियम के दर को नियंत्रित करता है। इसका सेक्रेशन अगर कम हुआ, पैराथार्मोन और कैल्सीटिनोन हार्मोन का सेक्रेशन हमारे शरीर में अगर कम होता है तो क्या होगा? तो टिटैनी हो जाएगा। टिटैनी का मतलब शरीर में अकड़न उत्पन्न हो जाएगा। सो के उठे हुए हैं, खासकर सुबह में आप सो के उठते हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों में अकड़न उत्पन्न होता है, हाथ पैर में खिंचाव उत्पन्न होता है, उसी को टिटैनी कहा जाता है। ये होने का कारण क्या है कि शरीर में कैल्शियम
और फास्फोरस की कमी होना। दूसरा है हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया का समान लक्षण कि शरीर का हड्डी का कमजोर होना, शरीर के विभिन्न हड्डियों का कमजोर होना हाइपोकैल्शियम कहलाता है। ये आपका पैराथार्मोन और कैल्सिटिनोन हार्मोन के हाइपोसेक्रेशन से 2 डिजीज होगा, टिटैनी एंड हाइपोकैल्सीमिया। और अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो गया, कैल्शियम फास्फोरस हमारे शरीर में सेक्रेशन ज़्यादा हो गया तो 2 डिजीज होगा, ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होगा कि कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा सेक्रेट होने से यह हाथ और पैर के जोड़ के पास जाकर जमा हो जाता है। जहाँ जमा होगा वहाँ की हड्डी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी, उसी को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का मतलब कि कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा सेक्रेट किया तो वह ब्लड के सहारे जो है कैल्शियम फास्फोरस किडनी में चला जाएगा, किडनी में जमा होना शुरू हो जाए, किडनी में कैल्शियम फास्फोरस का जमा हो जाना शुरू होगा और धीरे धीरे ऐसा होगा कि किडनी में कैल्शियम का जमा हो गया, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा होना कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा होना कहा जाता है। किडनी में स्टोन होना कैल्शियम ऑक्जेलेट का जमा होना कहा जाता है, जिसके कारण पेशाब जो है रुक रुक के होगा या बंद हो जाएगा। ठीक है, ये किडनी स्टोन होने का मेन रीजन क्या है? कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा हमारे शरीर में बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैराथायराइड ग्रंथि, जो कि एकमात्र ग्रंथि है जो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण के बाहर काम करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया। हाँ, तो हम लोग पैराथायराइड ग्रंथि तक पूरा पढ़ चुके थे, क्लियर है। अब आगे आइए, आपका अब है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय कहते हैं, शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है अग्नाशय। इसके बारे में आज डिटेल्स स्टडी करेंगे, विशेष स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है और काम क्या करता है। ओके, तो पैनक्रियाज हिंदी में अग्नाशय, यह शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो कि इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, मिश्रित ग्रंथि। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो पैनक्रियाज अग्नाशय। और शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज अग्नाशय। ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। तो अभी हम लोग इंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, तो इंडोक्राइन पढ़ेंगे, पैनक्रियाज का इंडोक्राइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ग्लैंड के जिस भाग से हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि पैनक्रियाज इंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि इससे हार्मोन भी सेक्रेट करता है, इसलिए पैनक्रियाज को इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पैनक्रियाज के जिस भाग से हार्मोन सेक्रेट होता है उस भाग को कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? तो ये कोशिकाओं का समूह है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? तो कोशिकाओं का समूह है। इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा, गामा। इसका बीटा सेल बेहद ही महत्वपूर्ण है। बीटा सेल, इसके बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। इसके बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंसुलिन क्या है? तो निश्चित रूप से हार्मोन है ना। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। कहाँ से सेक्रेट किया? तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए।
इंसुलिन के खोजकर्ता बेंटिग, क्या नाम है? बेंटिग, BENTIG। इंसुलिन में जस्ता यानी कि जिंक नामक एक एलिमेंट पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है। इंसुलिन में जस्ता जिंक नामक एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन जो है चूंकि हार्मोन जो है वह प्रोटीन के स्वभाव का होता है। ठीक है, तो कभी कभी एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इंसुलिन क्या है, उसमें हार्मोन नहीं दिया हुआ था ऑप्शन में दिया हुआ था पेप्टाइड। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड, PEPTID, पेप्टाइड का मतलब ए चेन ऑफ प्रोटीन, ये चेन ऑफ प्रोटीन है ना, यानी कि प्रोटीन का ग्रुप, चेन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड। तो इंसुलिन जो है वह एक पेप्टाइड है ना, चेन ऑफ प्रोटीन है। और चूंकि हार्मोन भी प्रोटीन है तो इंसुलिन भी हार्मोन है। क्लियर है? यह प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, ये सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो 21 एमिनो एसिड है ना इन एन इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड पाया जाता है, 51 एमिनो एसिड पाया जाता है। इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट अनुभार 5808 होता है। कितना होता है? 5808 होता है। इंसुलिन का अनुभार कितना होता है? 5808। ठीक है, एक कार्बन 51 एमिनो एसिड इसमें पाया जाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड क्या हुआ? ए चेन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड, है ना, प्रोटीन। चूंकि हार्मोन भी प्रोटीन है तो इंसुलिन भी हार्मोन है ना। अब आइए इंसुलिन का काम देख लीजिए, इंसुलिन क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो इंसुलिन जो है यह हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है, ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करता है। इंसुलिन, ग्लूकोज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है इंसुलिन। ठीक है, अब ग्लूकोज का लेवल क्या है ये देख लीजिए। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल पहले देख लीजिए कितना होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? तो मिनिमम 70, ठीक है, और मैक्सिमम 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक नॉर्मल व्यक्ति का अगर ग्लूकोज टेस्ट होता है तो क्या होगा? 70 से 140 होगा। ठीक है, 70 से 140 है ना। इसमें आपका जो है 70 से कम नहीं होना चाहिए और 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मतलब ग्लूकोज का लेवल अगर अनियंत्रित है, ठीक है, तो दो प्रकार का डिजीज होता है। पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोसैक्रेशन। हाइपोसैक्रेशन का मतलब ग्लूकोज का सैक्रेशन शरीर में कम हुआ। तो ग्लूकोज को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंसुलिन। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो इंसुलिन बढ़ जाएगा। लेवल कम कितना होगा? 70 से कम हो गया तो इंसुलिन बढ़ जाएगा। इंसुलिन जब बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ग्लूकोज यानी कि चीनी, तो डॉक्टर कहेगा कि आप कुछ मीठा खा लीजिए। मीठा खाने से क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है हाइपर सैक्रेशन। ग्लूकोज बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 140 से ज़्यादा हो गया। ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। 140 से ज़्यादा हो गया, 200, 250, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। ठीक है, यह कहलाएगा हाइपर सैक्रेशन। इसको हाइपर सैक्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, हाइपर सैक्रेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, और ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो मतलब इंसुलिन कम हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट में जब किसी को पहली बार डायबिटिक होता है तो यही लक्षण होता है कि ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहेगा। ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, कितना? 140 से ज़्यादा हो गया, इंसुलिन कम हो गया। ठीक है, और उसको कहा डॉक्टर कहा कि आपको डायबिटिक हो गया, ब्लड शुगर हो गया। ब्लड शुगर का मतलब कि ब्लड में शुगर चला गया, ब्लड में ग्लूकोज चला गया, कितना? तो 140 से ज़्यादा हो गया, तो इसी को ब्लड शुगर कहलाएगा। ठीक है,
और डायबिटिक जिसको हो गया, जीवन भर उसका जो है ग्लूकोज टेस्ट करवाना पड़ता है, या तो कभी ग्लूकोज कम हो गया या ग्लूकोज बढ़ गया। ज़्यादातर लोगों का ग्लूकोज बढ़ा हुआ ही रहता है, ठीक है। और यह आज के समय में जो है वह लोगों का मतलब गलत खान पान, जीवन स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल सही नहीं होने के कारण भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटिक, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा डायबिटिक रोगियों की संख्या इंडिया में है। इसका मेन रीज़न है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है, खान पान गलत होने के कारण जो है ये डायबिटिक रोग हो गया। अगर डायबिटिक हो गया तो कभी ना छूटने वाला बीमारी है, ठीक है। तो डायबिटिक ना हो इसके लिए अपना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रखें। ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कैसे होगा, तो डेली एक्सरसाइज कीजिए, डेली योगा कीजिए, कम से कम 40 मिनट जरूर टहलिए, या हो सके तो दौड़िए। सबसे बेटर है कि हो सके तो दौड़िए, निश्चित रूप से सुबह में दौड़िए, शाम में दौड़िए, टहलिए, है ना। तो निश्चित रूप से कहावत है, जितना खाइए उतना पचाइए, है ना। जितना ज़्यादा खाए हैं तो आपको पचाने का भी शक्ति होना चाहिए, है ना। अगर खा के आराम तलबी जीवन हो गया है, खूब खा रहे हैं, खूब आराम कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आगे आपको कई रोगों से सामना करना पड़ेगा, है ना। तो रोग ना हो इसके लिए जो है बेटर लाइफ स्टाइल को अपनाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डायबिटिक हो गया। ग्लूकोज लेवल हम लोग का कंप्लीट है। ग्लूकोज लेवल देख लिए 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपका हो गया इंसुलिन का, ओके। तो इंसुलिन जो है वह ग्लूकोज कम होगा तो इंसुलिन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा, है ना। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। उसका दोनों में या तो ग्लूकोज कम होगा या ग्लूकोज ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है। जब भी टेस्ट करा रहा है तो 140 से बढ़ा हुआ है ना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डेली सुबह उठते हैं और सबसे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तभी उनका आगे का जीवन चलता है, अन्यथा नहीं चल पाएगा। तो जिसको डायबिटिक हुआ रहता है उसको लक्षण क्या होता है, उसका लक्षण क्या हो, है ना। तो पहला लक्षण कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगा, रात में रुक रुक कर कई बार उसको मूत्र भी होगा, ठीक है। और वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा, खाएगा खूब लेकिन शरीर में लगेगा नहीं, वजन कम होता जाएगा, मूत्र बार बार होगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर कहीं पर घाव या जख्म है तो वह जल्दी वह जख्म भरेगा नहीं, ठीक है। कभी कभी शरीर में काफ़ी दर्द भी होगा, पैर हाथ में जोड़ों का दर्द हो रहा है तो व्यक्ति जब ग्लूकोज का टेस्ट कराने गया, ग्लूकोज का टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक फास्टिंग है ना, और दूसरा खाने के बाद। फास्टिंग में जब व्यक्ति कुछ खाया नहीं होता है तो उसका लेवल 70 से 100 होना चाहिए, 70 से 100 के बीच में अगर फास्टिंग वाला ग्लूकोज है इसका मतलब नॉर्मल है। और भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे के बाद उसको फिर से टेस्ट कराना होता है, इसमें 100 से 140 का लेवल होना चाहिए। अगर ये इसके बीच में है यानी कि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, अगर 140 से क्रॉस कर गया यानी कि व्यक्ति को डायबिटिक हो गया है और फिर कभी यह डायबिटिक छूटने वाला नहीं है। लेकिन योग एक्सरसाइज जरूर कहता है कि अगर आप डायबिटीज होने के बाद भी योग एक्सरसाइज को अपनाते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो आपको डायबिटिक से छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका पूरा पैनक्रियाज हो गया, कंप्लीट है। अब आइए पैनक्रियाज के बाद कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज के बाद कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है ये देख लीजिए। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर है, थोड़ा सा पिक्चर बना कर हम दिखाते हैं। ये आपका है किडनी, ये किडनी का फिगर है। किडनी के ऊपर में, ये ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, किडनी के दोनों किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से
इस ग्रंथि से एड्रीनेलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह हर एक व्यक्ति के शरीर में मौजूद रहता है, लेकिन जब व्यक्ति असमान अवस्था में आता है, असमान अवस्था कहने का मतलब व्यक्ति किसी से झगड़ा करने लगता है, किसी कारणवश भयभीत हो गया, किसी कारणवश रोने लगा, किसी कारणवश काफ़ी हंसने लगा, उस समय उसका शरीर असमान हो जाता। असमान कहने का यहाँ मतलब है कि व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़ गया, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, हृदय का धड़कन बढ़ गया, है ना, उसके बाद कभी कभी किसी व्यक्ति के मुंह से लार निकलने लगा। तो ये सब होने का रीज़न क्या है? तो जैसे हमारा शरीर असमान अवस्था में आता है, एड्रीनेलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर से सेक्रेट करता है, और इसके सेक्रेशन के कारण ही जो है शरीर में का हृदय का धड़कन बढ़ गया, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, मुंह से लार आने लगा, पसीना आने लगा। और जैसे ही हमारा शरीर नॉर्मल होने लगा तो यह हार्मोन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसलिए इस हार्मोन का 3 अन्य नाम जरूर याद रखिएगा। लड़ो या उरो हार्मोन, दूसरा आपातकालीन हार्मोन, और तीसरा आपको जीवन रक्षक हार्मोन। लड़ो या उरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, और तीसरा है जीवन रक्षक हार्मोन। किसको कहा जाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। 3 नाम जरूर ध्यान में रखना है। लड़ो उरो, जीवन रक्षक, आपातकालीन हार्मोन। कहाँ से निकल रहा है? एड्रिनल ग्रंथि से निकल रहा है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो है गोनाडियल ग्लैंड का हिंदी नाम है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि जो है महिलाओं और पुरुषों में सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करता है। सेक्स हार्मोन सेक्रेट कहाँ से करता है? तो जनन ग्रंथि से। महिलाओं के शरीर में 3 प्रकार का सेक्स हार्मोन सेक्रेट होता है: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। इसमें एस्ट्रोजन बेहद ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसी हार्मोन के कारण महिलाओं के शरीर में 15-16 साल के बाद पूर्ण विकास होने लगता है, बाल लंबे होने लगते हैं, स्किन पतला होने लगता है, आवाज़ पतला होने लगता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है महिलाओं के शरीर में बच्चे के जन्म के समय काफ़ी सहायक होता है, ये हार्मोन रिलैक्सिन। ओके। पुरुषों के शरीर में 2 प्रकार का सेक्स हार्मोन स्रावित होता है: एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर में 2 प्रकार का सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशन के कारण ही पुरुषों का आवाज़ मोटा होने लगता है, चमड़ा जो है मोटा होने लगता है, दाढ़ी मूछें निकलने लगती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशन के कारण। और ये हार्मोन महिला और पुरुषों के शरीर में विभेद उत्पन्न करता है, सेक्स हार्मोन। तो ये ह्यूमन ग्लैंड चैप्टर था जो 2 पार्ट में बताया गया। पिछले क्लास में पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 बताया गया। थायराइड ग्रंथि, पैनक्रियाज, ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना कम होगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए, है ना। और अगर कोई कमेंट लिखना चाहते हैं कुछ इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट लिखकर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।